नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक, अब ये जो करंट अफेयर का सेशन है ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, वरना तो मैं ये पीडीएफ आपको दे ही दे रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ तो आपको पढ़नी है, इसमें से फैक्ट्स याद करने हैं और जो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो हम यहीं कवर कर लेंगे। ठीक, और कुछ न्यूज़ ऐसी है जो मैं यही बता दूंगा कि ये खाली बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आवश्यक है। जैसे पहली खबर है, फ्लिपकार्ट सेट टू डिलीवर मेडिसिन इन 10 मिनट्स। अब ये अकेले फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली, तो ये ब्लिंकिट करके एक वेबसाइट है, वो 10 मिनट में कंज्यूमर प्रोडक्ट वो देती है, पर बड़े बड़े शहरों में दे रही है। तो आजकल ये सब चीजें जो बहुत जल्दी जल्दी डिलीवर हो जाता है, इसको कहते हैं क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स का चलन, ठीक है, तो क्विक कॉमर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जल्दी से हमको सामान मिल जा रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट में, जैसे अभी शेविंग क्रीम उधर खत्म हो गई किसी की मुंबई दिल्ली में, तो वो क्या करता है, ब्लिंकिट में वो ऑर्डर करता है, तुरंत 10 मिनट में घर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में सुविधा मिलती है, टाइम बचता है लोगों को। तो ये हो गई एक चीज। ठीक, तो फ्लिपकार्ट ने भी अब क्या करा है, मेडिसन में शुरू करा। ठीक, अब उनके पास तो एक उनका ई कार्ट सर्विसेज करके लॉजिस्टिक आर्मी है, वो उसका यूज करेंगे और बड़े बड़े शहरों में आसानी से 1 डे डिलीवरी तो चल ही रही है ना फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, वो बड़े शहरों में, तो अब वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, दैट इज द थिंग। तो क्विक कॉमर्स याद रखना। दूसरा, डिक्लाइन इन एडीटीवी। एडीटीवी क्या होता है, एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वैल्यू। एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वैल्यू ये क्या होती है, जैसे अब देखो आजकल शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, जब जब जैसे जैसे शेयर मार्केट डाउन होता है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनका थोड़ा सा क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। सही, जब मार्केट बढ़ता है तो बहुत सारे लोग एंट्रेंट होते हैं। अब आप खुद सोचो कि पिछले 1 डेढ़ महीने से मार्केट डाउन ही है, 26,000 से मार्केट करेक्ट होते होते 23,000 आ गया। इसके दो प्रमुख कारण है। एक तो जीडीपी घट रही है, जीडीपी घटने से भी पहले, अब जीडीपी का आंकड़ा तो आया कुछ दिन पहले, मार्केट घट रहा है 1.5 महीने पहले, तो मार्केट को कैसे पता, मार्केट को पता ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे एशियन पेंट हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, डाबर हो गई, इनके प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहे बाजार में, तो उसमें डी ग्रोथ आ गई। अब डी ग्रोथ आई तो सारा शेयर मार्केट ही करेक्ट हो गया, ऑटो सेल्स डिक्लाइन हो गई। अब बजाज ऑटो का शेयर देखे, एकदम से वो डिक्लाइन आ गया। जहां बजाज ऑटो में एक्सपेक्टेड था कि 2000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ गया 1300 करोड़। एक्सपेक्टेड 2000 करोड़, प्रॉफिट आया वो 1300 करोड़। इतना डिक्लाइन आ रहा है, मतलब डिमांड धीरे धीरे घट रही। फेस्टिवल सीजन सी देख लीजिए, इतना ज्यादा कार पे डिस्काउंट है, तब जाके कार बिक रही है। तो अभी क्या है, डिमांड बहुत स्लो डाउन हो गया इंडिया में, और ये बेसिकली अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में तो डिमांड ठीक ठाक है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार मानसून बढ़िया है। सही है, तो अर्बन एरिया में स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वो इक्विटी सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, इधर क्या हो गया कि एडीटीवी वो कम हो गया। अब एडीटीवी जैसी चीज मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है, इस बार एक क्वेश्चन आ गया था आईबीपीएस पीओ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, आप देखना, वो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें लिमिट पूछ ली थी। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी है कि एडीटीवी मतलब एवरेज डेली ट्रांजेक्शन वैल्यू। रीजंस क्या है, एक तो मार्केट सेंटीमेंट खराब है, दूसरा क्या है, सेबी ने जो स्पेकुलेशन है, यानी वीकली एक्सपायरी होती थी। ऑप्शंस क्या होते हैं, अब जैसे छोटा सा एक ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन बेसिकली स्पेकुलेशन करने के लिए लोग यूज करते हैं, तो वो वीकली एक्सपायरी सेबी ने थोड़ी कम कर दी। डिटेल में हम इसके बारे में इकोनॉमी में पढ़ेंगे, सही है, तो वहां बहुत डिटेल आएगा, 1 डेढ़ घंटा लगेगा आपको समझने में सब। तो वो वीकली एक्सपायरी बंद कर दी, अगर आपको पहले से नहीं पता। तो इससे क्या हो गया, वो स्पेकुलेशन कम हो गया, इसीलिए भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स घट गए। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा निकाल के या तो अमेरिका जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, या फिर चाइना जा रहे हैं, क्योंकि चाइना में क्या हो गया, ये कंपनियां बहुत ही सस्ती मिल रही, ये भी एक रीजन है। अच्छा, एक रीजन ये भी है कि नवंबर और दिसंबर में क्या होता है, यूएसए में होती है छुट्टी। क्यों, नवंबर से वो माहौल बनाने लगते हैं और दिसंबर तक छुट्टी होती है। छुट्टी क्यों होती है, एक तो ईयर एंड हो गया, फिर क्रिसमस हॉलीडे हो गई, तो इसीलिए क्या होता है, इन सारे महीनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम रहते हैं। दैट इज दी मल्टीपल रीजंस अराउंड दिस। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर, विंड फॉल टैक्स जो है वो क्रूड पे सरकार ने हटा दिया। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि बात है FY 2023 की, यानी जब आज से कई साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूरोप ने क्या करा कि रशिया से तेल गैस की सप्लाई कर दी बंद। अब जब तेल गैस की सप्लाई बंद कर दी, यूरोप में तो सब अमीर लोग हैं, तो वो तो हाई रेट पे भी तेल खरीद सकते हैं ना। तो क्या हुआ कि एकदम से यूरोप ने हाई रेट पे तेल खरीदना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि अब खुद सोचो, एक बड़े देश से तो सप्लाई बंद कर दी रशिया से, तो अब कहां से तेल उनको जाएगा, मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट वाले भारत को देने के बजाय
या फिर और साउथ एशियन कंट्री को देने के बजाय सीधा यूरोप दे रहे हैं। क्यों? उधर ज्यादा फायदा हो रहा है। तो क्या किया इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इन्होंने क्या करा, रशिया से तेल तो ये मंगा ही रहे थे, तो यहां से तेल को मंगा के और लोकल से भी तेल खरीद के इन्होंने, और आपके नायरा वालों ने और 2-4 प्राइवेट प्लेयर है, कैर्न इंडिया, इन लोगों ने क्या करा, सारा तेल निकाल के उसको पेट्रोल डीजल एटीएफ में कन्वर्ट करके बेचना स्टार्ट कर दिया यूरोप में। अब सोचो भारत में तो तेल सस्ता ही बिक रहा है, क्योंकि भारत में जो प्राइस है वो कैप्ड है। कैप्ड मतलब सरकार ने उसमें एक सर्टेन लिमिटेशन वो लगा रखी है, जैसे 100 रुपए से ऊपर नहीं उठा प्राइस। तो वहां यूरोप में क्या हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, इन्होंने वहां बेचना स्टार्ट किया। अब इससे क्या होता है, भारत में कमी हो जाती, तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला तुम बेच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसमें हम विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। और सरकार ने 30 महीने में 44,000 करोड़ का टैक्स कमा लिया। देखो अब ये क्या हो गया, अब स्थिति सामान्य हो गई। तो ये जो स्थिति सामान्य हुई, इसके बाद सरकार ने सोचा चलो ये टैक्स हटा देते हैं। तो टैक्स था किस किस पे, एक तो लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड में। लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड क्या, जैसे भारत में डिग बॉय है, मुंबई बेसिन है, उधर क्रूड निकलता है, ठीक है, तो एक तो इस पे। दूसरा यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं एटीएफ। अब ये एटीएफ क्या होता है, ये होता है जी प्लेन व्लेन में ना पेट्रोल डीजल नहीं लगता, इसमें एटीएफ डलता है, ठीक है, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फ्यूल होता है। ये हो गया डीजल पेट्रोल जो बाहर बेच रहे हैं, वो सब जो है अब सरकार ने क्या करा, उसमें हटा दिया। आगे देखते हैं एससी ऑन मंडे। एससी ने मंडे को बोला कि हम ना गार्प की जो गाइडलाइंस है, GARP होना चाहिए, GRAP नहीं, गार्प की जो गाइडलाइंस है इसमें हम कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे। एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा मूड माहौल बदल गया दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ, हवाएं चलने लगी। हवाएं चलने से क्या होता है, दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो लोगों को क्या लगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि थोड़ी राहत दो, क्योंकि क्या होता है जो व्हीकल है उन सब में सही, उनके में काफी रिस्ट्रिक्शन चलते हैं दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। अभी हम नीचे थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे, सही, तो अभी नीचे आप ध्यान रखिए, गार्प की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए। पंजाब जो है अपने रेवेन्यू का 24%, यानी अगर पंजाब की कमाई 100 रुपए है तो 24 रुपए तो सब्सिडी में देते। आंध्रा सेकंड नंबर पे 15%, गुजरात थर्ड नंबर पे और राजस्थान भी थर्ड नंबर पे, यहाँ 13% मतलब कमाई का 100 रुपया सीधा 100 रुपये कमा रहे हैं तो 13 रुपया किसको दे रहे हैं, सीधा सब्सिडी की फॉर्म में। ये कहां से आया, ये PRS लेजिस्लेटिव रिपोर्ट ने बताया। अब है क्या बात, आप कहोगे ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि RBI ने 2022 में सारे लोगों को एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में भी और चिट्ठी में भी इन लोगों को बोला कि भाई आप ऐसा करो, सब्सिडी ज्यादा मत दो। क्यों, सब्सिडी आप ज्यादा दोगे तो क्या होगा, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स है उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए भाई, देखो इंडिया डेवलपिंग कंट्री, तो अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। कल भी मैंने आपको समझाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, स्कूल बनाने, तुम सारे तो सब्सिडी दे रहे हो। अब वो बहुत सारी योजनाएं चल रही, लड़की बहन योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना, मल्टीपल योजनाएं, अब उसमें सीधा सब्सिडी दी जा रही है। अब उसका यूज किसके लिए होगा, कंजम्पशन के लिए। तो ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है इस देश में कि अब जो ऐसे चुनाव तो ये जीत जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा बाद में इशू आया है। अभी आज ही रिपोर्ट आई है, वो मैंने यहाँ डाला नहीं करंट अफेयर्स में। क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक बार हम र्यूमर्स नहीं डाल सकते ना, वरना क्या हो रहा है, अभी रिपोर्ट आई है कि 35% टैक्स लगने जा रहा है टोबैको प्रोडक्ट्स में। क्यों, अब तुम इतनी योजनाएं चला रहे हो तो कहीं किसी को तो उसका पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा किधर से आएगा, वो 35% टोबैको प्रोडक्ट्स में। ये एक अभी इशू है। आगे और भी, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में जो टॉल है तो उनका रेट हाई हो गया, ये सब प्रॉब्लम है, सही। अब देखो पॉइंट टू वंडर, पॉइंट टू वंडर मतलब लोग रोज हम एक डेटा की बात कर रहे होते हैं, आज का डेटा है रियल वेजेस का। दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पर जो रियल वेजेस है वो इतनी नहीं बढ़ी। रियल वेजेस की ग्रोथ देखो आप कितनी स्लो है, और किसी किसी साल तो वो निगेटिव हो जाती है। 2% 3% है दुनिया में रियल वेजेस की ग्रोथ, और दुनिया में इन्फ्लेशन भाई वो देखो इससे ज्यादा वो ग्रो कर रहा। तो आप खुद सोचो, अगर आप 100 रुपए इस साल कमा रहे हो, अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो अगले साल आप अगर 102 भी कमा रहे हो ना, तो भी आप कम कमा रहे हो, क्योंकि अगले साल जो इस साल जो चीज 100 रुपए की आ रही, अगले साल वो चीज हो जा रही 105 की, 107 की, तो 102 रुपए तो कम हो गए। ये इशू है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रहा, वेजेस कम फास्ट तरीके से बढ़ी, और ये ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ है, मास के साथ है। ऊपर CEO बड़े लोग की वेज तो ठीक ठाक बढ़ी, नीचे वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम। ये एक बड़ा इशू। ये डेटा आप देख लेना, पढ़ लेना, इसमें इसका जो समरी है वो यही। 7th न्यूज है HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई इंडेक्स कहते हैं। ये पीएमआई इंडेक्स क्या वो बताती है, पहले तो ये याद करना है कि एचएसबीसी इंडिया की है। दूसरा पीएमआई इंडेक्स क्या बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही देश में। अब ये इसमें क्या हो गया, स्लो डाउन देखा गया, जीडीपी स्लो डाउन हो रहा, डिमांड स्लो डाउन हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो स्लो डाउन होगी। पिछले महीने था ये 57.5, इस महीने 56। अच्छा, पीएमआई मतलब इसमें ग्रोथ, वो अगर ये आंकड़ा 50 से ऊपर है तो ग्रोथ हो रही है, अगर ये आंकड़ा 50 से नीचे तो डी ग्रोथ होती है। मान लो 49 आता तो इसका मतलब अगर पिछले साल हमने 100 प्रोडक्ट बनाए तो इस साल 95 ही बनाए, सपोज आप ऐसा डी ग्रोथ देखो। पर अगर 56 है, 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब पिछले साल 100 बनाए तो इस बार 106 बनाए, ऐसा मोटा मोटी ये आंकड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक, आगे देखते हैं, वही नीचे लिखा है देखो, यही इसी का पूरा आर्टिकल था ये न्यूज़पेपर में, तो मैंने आपके लिए लिया है। इसमें क्या है कि 11 मंथ लो पे पहुंच गया वो फैक्ट्री एक्टिविटी, वो पहुंचेगा जब डिमांड ही नहीं है तो बनाएंगे किसके लिए, ये एक इशू है। तो 56 हो गया ये देखो, हालांकि अभी भी ये किससे, अभी भी ये लो पे नहीं पहुंचा है, सही। लो जो है वो हमारा काफी नीचे है, जो इस पूरे साल का है ना, इस पूरे साल का जो लो है वो काफी नीचे है, पर ठीक है। अब वो देखो डिक्लाइन में ही है, वो नीचे कोई जा रहा है, तो ये बड़ा इशू है। तो सॉफ्टवेयर ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरा मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो ये सब है इशू। यही मैं आपसे ऊपर जब आपको गार्प पढ़ा रहा था ना, तो मैं ये आपके को पढ़ा रहा था। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा होता है, फायदा ये होता है, अभी एक ऐड आया है, इस ऐड में आपको क्या देखना है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि AQI, अब आपने पढ़ी गार्प 4 गाइडलाइन, सही है, वो क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो एक स्टेज 4 है, जब AQI 450 से ऊपर हो जाता है तो सीवर प्लस हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीवर प्लस मतलब क्या होता है, सीवियर प्लस मतलब क्या है, तो वो AQI मोर देन 450, सही है। सीवियर मतलब 401 से लेकर 450। अच्छा, वेरी पुअर कब है, 301 से लेकर 104। पुअर कब है, 201 से लेकर 300। तो जैसी क्या होता है, पुअर वो जाता है तो गार्प एडवाइजरी 1 आ जाता है, स्टेज 1 आ जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इससे नीचे सेटिस्फैक्ट्री रहता है मामला। ठीक है, शुरू में कम दिक्कत है, तो ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीन होता है, फिर 2 होता है, मतलब ये क्या है, वॉयलेट, फिर जो वार्निंग है सिटीजन चार्टर है वो क्या है, ऑरेंज है, बाद में तो रेडी हो जा रहा है। तो क्या याद रखना है, सीवर प्लस यानी 40, 450 अब सीवर मतलब सीवियर, सही, सीवर कह दो या सीवियर कह दो, मेरा प्रोनाउंसिएशन का को थोड़ा सा आप ठीक है इग्नोर कीजिएगा। तो सीवियर जो है वो है 401 से लेकर 450, वेरी पुअर जो है वो 301 से लेकर 400 है, ठीक है, 200 से वो 1 से लेकर 300 है पुअर, ठीक, इतना। आगे बढ़ते हैं, इंडियन रुपी, भारत का रुपया जो है वो गिरता जा रहा है रोज, इसके कई कारण है। आज ये 84.69 में वो डॉलर में क्लोज हुआ और ये लोएस्ट है अब तक का। ऐसा क्यों हुआ, एक तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स नेशन को धमकी दे दी कि अगर आप डॉलर से हटोगे, कल भी हमने इसको कवर किया था, तो हम क्या करेंगे, आप पे 100% टैरिफ चार्ज कर देंगे। एक तो वहां से प्रेशर, दूसरा इस वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके एवज में बाकी करेंसी वीक होंगी, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया। दूसरा भारत की जीडीपी भी इस बार आंकड़ा कम आया, तो ग्रोथ के आशंका जो वो आगे जो आशंका है वो सारे एस्टिमेट घटा दिए गए, तो एक वो भी इशू है, इसीलिए क्या है भारत की करेंसी गिरते जा रही है। अच्छा, अब मन में आता है कि यार आरबीआई इंटरवेंशन करता है क्या, बिल्कुल करता है जी। वो जो फॉरेक्स रिजर्व बनाए ना वो इसी दिन के लिए बनाए, पर आप ये समझो इंडिया का जो आरबीआई है वो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकता। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकता, भाई 656 बिलियन हमने रिजर्व रखे, इतने ज्यादा, जिनमें हम बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, पर आप खुद सोचो भारत का जो एक्सटर्नल डेट है ना वही 657 बिलियन, तो भाई इसको हेज करने के लिए रखा है वो, सही, किसी दिन कोई क्राइसिस आ जाए तो कम से कम हमारे पास उतना पैसा तो जितना एक्सटर्नल डेट है, ये इसका रीजन है। तो आरबीआई एक सर्टेन लिमिटेशन से ज्यादा उसको नहीं रख सकता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया का एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ना चाहिए। क्यों, ये क्या होता है, एक हैज होता है। हैज मतलब किसी दिन मान लो कोई क्राइसिस आ गया दुनिया में, तो कई देशों ने बोला हमारा डेट वापस कर दो, तो क्या करना, तो आरबीआई क्या करेगा, तुरंत वापस कर देगा। ठीक है, हम लोग को कितना सामान मंगाना पड़ता है बाहर से, क्रूड ऑयल ये सब, उसकी पेमेंट किस में होती है, डॉलर में होती है, तो उस समय भी ये फॉरेक्स रिजर्व काम आएगा। मल्टीपल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आईएमडी इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या बोला है कि जो इस बार का नवंबर है वो वार्मेस्ट है, वो आपको दिख ही रहा होगा। पिछले साल क्या होता था, नवंबर से ही ठंड आनी शुरू हो जाती थी, और इस बार तो देखिए दिसंबर आ गया और इतनी कोई ठंड नहीं है अभी, ठीक है।
तो उसका वो क्या है, वो वार्मेस्ट है 1901 यानी 1901 से। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस एमिशन हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, फॉसिल फ्यूल की हालत उतनी उतनी बनी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है, जो अर्थ का क्लाइमेट है वो गर्म होता जा रहा है। तो ये बड़ा इशू है, इसको पता नहीं ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी भी कोई सहमति नहीं बन पा रही सीओपी में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती हैं क्लाइमेट चेंज की, इस बार बाकू में हुई, कुछ नहीं हुआ हुआ, खाली ये जाते हैं, चाय पीते हैं और आ जाते हैं और कुछ नहीं करते। बहुत ही खतरनाक ये इशू अभी भी बना हुआ है। तो दुनिया का क्लाइमेट बढ़ता जा रहा है, और ये जो क्लाइमेट बढ़ रहा है इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज हम लोग के यहाँ तो बड़ी समस्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हमारे वहीं पड़ती है। अभी आप देखना, इस साल जो गर्मी पड़ेगी वो हाईएस्ट होगी, फिर वो गर्मी से कई लोग मरेंगे। अच्छा, लू वो यहीं चलती है, आप अगर मैप को आप देखते होगे, एक तो इंडिया में चल रही होती है वो, दूसरा थोड़ा बहुत चाइना में चलती है, और सबसे ज़्यादा खराब हालत उसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही, भारत, पाकिस्तान, ये लोग रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर, बड़ा इशू है इसमें, ठीक है। अब उबर नाम की कंपनी आपने सुनी होगी, टैक्सी चला, वो टैक्सी आपने इनका यूज किया होगा, ओला उबर का। इन उबर ने एक नया काम किया इस बार, उन्होंने क्या करा, अपना पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर दिया कश्मीर में। तो आप अगर कश्मीर की डल लेक अगर आपने देखी होगी तो वहां चलते हैं शिकारा, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि अब ये अपने शिकारा भी स्टार्ट कर दिए उबर, मतलब ये अब उन्हें भी नहीं कमाने देंगे, ठीक है। ये तो सही है, ये तो मैं वो मजाक कर रहा हूँ, पर इन्होंने एक वहां भी स्टार्ट कर दी। तो ये पहली सर्विस है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उबर ने आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने शिकारा सर्विस स्टार्ट करी है, तो आंसर क्या होगा, उबर। कहाँ करी है, दल लेक में। दल लेक कहाँ है, कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है, ये ध्यान है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की जो एक ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स है, उसमें ये देखा गया है कि अभी दाम जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं घर के। भारत में घरों के दाम वैसे भी बढ़ जाते हैं, उसके मल्टीपल रीज़न है। देखो, इंडिया में जैसे दिल्ली बॉम्बे में तो रेट इतने ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग, आप फॉरेन में घर खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। जैसे इंडोनेशिया, बाली, यहाँ आप घर खरीद सकते हो कंपेरेटिवली मुंबई दिल्ली के, उधर ज़्यादा वो सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है वो होम, अब वो जमीन खरीदने में जाता है सारा, क्योंकि उससे कोई और ट्रांजेक्शन तो आप कर नहीं सकते, उससे शेयर नहीं वो ले सकते, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो होता क्या है, भारत में जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो बढ़ते जाते हैं, और ये आपका पॉपुलेशन तो है ही पर करप्शन के कारण भी, इसीलिए क्या है वो फिर से अभी प्राइस हाइक हो गए। तो अब वो क्यों हाइक हुए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी हाई। आरबीआई तो ऐसा नहीं बोल सकता ना अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू करप्शन, वो तो आप सबको पता ही है, ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन जो है प्रॉपर्टी के राइट, मतलब जो रेट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं इंडिया में, ठीक, ये ध्यान रखें। 12, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स वो कौन सी इनमें से किसका है, तो वहाँ वहाँ ऑप्शन आएगा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो उसको टिक मत मारिएगा, आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 4.3 का राइज है, ये हाई इंटरेस्ट का, इंपॉर्टेंट है कि एचपीआई जो इंडेक्स है वो आरबीआई का, ठीक, इतना। 12 वाला देखते हैं, अगला करंट अफेयर कि एचसी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या, देखिए, एक पोलिंग बूथ में रूरल एरिया में पड़ते हैं, मतलब 1200 लोगों का वोटिंग होता है एक दिन में, यही अर्बन एरिया में होता है 1500 लोग का, 1400 का पहले होता था। इस बार सुप्रीम कोर्ट मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 1500 लोग हर बूथ में रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम करवा लेंगे। तो कई लोग कोर्ट पहुंच गए कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इससे क्या होगा, कई लोग वोट डाल पाएंगे, मिसमैनेजमेंट हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को पूरे भरोसे में लिया और कहा हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एक दिन में 1500 लोगों का करवा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब करे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें ध्यान रखना है कि पर पोलिंग स्टेशन की लिमिट कितनी है, तो आंसर क्या है 1500, वो अब चेंज हो गई, पहले कितनी थी 1200 रूरल 1400 अर्बन। डेटा बहुत कम याद करना है, ज़्यादा तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इतना करंट अफेयर लिख देते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द, मतलब जब वो मेंस आ रहा होता है हमारा, तो हम रिवीजन ही नहीं कर पाते। ये जितने भी करंट अफेयर हैं, ये आपको एक मंथ का करंट अफेयर आपका उतर जाना चाहिए 20 पन्ने, बस पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे बस खाली, ठीक। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है। नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 मिलियन ग्रांट असिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया चाइना से। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ऐसे तो नेपाल 4 से करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वहाँ नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है केपी ओली। अब नेपाल में एक ट्रेडिशन है कि जब भी वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहली विजिट कहाँ करता है, भारत में।
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि केपी वो ओली की सीधा किधर चले गए, चाइना, और वहां से उनको ग्रांट मिल गई है 20 मिलियन डॉलर्स की, ये हो गया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली जनरली भारत आते थे पहली विजिट में, अब किधर गए, नेपाल गए, तो शिफ्ट आया है नेपाल की पॉलिसी। अगला ऑक्सफोर्ड स्टडी ने क्या करा है, ऑक्सफोर्ड स्टडी और साथ ही साथ बिल गेट्स फाउंडेशन, इन दोनों ने क्या करा है, जो प्रगति सिस्टम है सरकार का, इसकी बड़ी सराहना की है। अब पहले समझ लीजिए प्रगति सिस्टम है क्या, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। अब बेसिकली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 2015 में लॉन्च किया था। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है, ये पोर्टल ट्रैक कर रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो क्या रहता है, ट्रैकिंग रहती है। ट्रैकिंग रहने से क्या होता है, वो टाइम पे पूरे होते हैं प्रोजेक्ट, ठीक, तो इससे क्या होता है, जो गवर्नेंस में है वो एफिशिएंसी बहुत आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो रहे होते हैं। वरना पहले तो क्या होता था, 10-10 साल, मतलब पुल बनना था 2022 में, पुल बन के तैयार हो रहा है 2032 में। तो ये पूरे प्लेटफॉर्म से क्या है, काफी ज्यादा एफिशिएंसी आई है सिस्टम में। इसी की तारीफ ऑक्सफोर्ड ने भी करी है, साथ ही साथ बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी करी। अब आरबीआई और एनआईपीएफपी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो 1 रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, अगर वो प्रगति पोर्टल के थ्रू करें तो जीडीपी में वो लौट के आ रहा होता है 2.5 और 3 रुपए। इसीलिए कल मैंने आपको, कल भी बोला था, अभी पीछे ही बोला, सरकार अगर कंजम्पशन में पैसा खर्च करेगी तो क्या करेगी, 1 रुपया आप खा लोगे, तो क्या आएगा वो काम, सही। यहां क्या हो रहा है, 1 रुपये से आपके कितने रुपए जनरेट हो रहे हैं, 2.5, 3, 3.5, तो सोचो आप कितना, यानी 1 रुपया इज जनरेटिंग मोर देन, सही है, मोर देन 150%। क्यों, 1 रुपया कितना बन गया, 2.5 रुपए, तो 100 हो गया 2 और 50 हो गया 150%। कभी कभी 3.5 रुपए तो 250%। देखो यही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना होगा उतना बढ़िया होगा, पर इस देश के वोटर और इस देश की पॉलिटिशियन दोनों को ये बात समझ कहाँ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात में। अब 15 वाला देखिए, 15 वाले में क्या, आज नेवी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले तो इंपॉर्टेंट ये, नेवी चीफ का जो पोस्ट है वो नेवी चीफ को कहते क्या, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी के हेड को कहेंगे तो वो कौन होंगे, वो सीडीएस नहीं होते, बिल्कुल गलत है। सीडीएस तो एक एडवाइजरी पोस्ट है, एडवाइजरी मतलब तीनों के ऊपर वो एक एडवाइजरी पोस्ट है। जो इंडियन आर्मी के हेड है वो है जनरल, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल, वैसे ही नेवी के हैं एडमिरल, उस पोस्ट को क्या कहते हैं, एडमिरल। अभी एडमिरल कौन है, डी के त्रिपाठी साहब। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हम क्या क्या खरीद रहे, देखिए एक तो नेवी खरीद रही है 26 राफेल MZ, एम मतलब वही राफेल है, बस उसका मरीन वर्जन है, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता है, बाकी तो सब सेम ही है, 19-20, आप 19-20 का अंतर, ठीक है। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीद रहे हैं। स्कॉर्पियन क्या है, ये थोड़ी न्यूक्लियर सबमरीन होती है, ठीक है, तो 3 हम जो है स्कॉर्पियन वो सबमरीन फ्रांस से खरीद रहे हैं। ये थोड़ी मतलब न्यूक्लियर सबमरीन नहीं होती, ये थोड़ी डीजल सबमरीन होती है, पर ये हल्ला बहुत कम करती है, नॉइज बहुत कम करती है। जितना कम नॉइज करेगी उतना क्या होगा, उतना डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक और है, अभी इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन में भी काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर डाला था, आपने भी पढ़ा होगा, एक K4 मिसाइल टेस्ट हुई। वो K4 मिसाइल किससे निकलेगी, वो न्यूक्लियर सबमरीन से निकलेगी। उसको, उन सबमरीन को कहते हैं SSBN, SSBN। तो बी यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो K4 क्या है, वो अग्नि ही है, पर अग्नि का नेवल वर्जन, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, वो न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए वो यूज होता है। तो राफेल M है 26 राफेल M खरीदने की बात हुई है 50,000 करोड़ की। अभी तो निगोशिएशन ही चल रहे हैं, एडवांस स्टेज में। हम 2 न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबमरीन की बड़ी आवश्यकता है हमें, क्योंकि चाइना का इंडियन ओशियन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को भी वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी जो उनकी नेवी है उनको वो कर रहे हैं अपग्रेड। अभी उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर दिया 2027 में। आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 2027 में पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन प्लेन आ जाएगा। इंडिया का तो अभी 5th जनरेशन प्लेन 2032 में इंडक्ट होगा, वो जो हम AMCA बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को इतनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ठीक है। फ्रांस के साथ मिलकर हम क्या बना रहे हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। ये बनती कहाँ है, जैसे ये स्कॉर्पियन सबमरीन बनती कहाँ है, मेजेगन, ठीक है, ये मेजेगाउन डॉकयार्ड है, तो ये शिप यार्ड होते हैं सब, इधर ये सब बनती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 16, बस मोटा मोटी ध्यान रखना है स्कॉर्पियन क्या है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा वो स्कॉर्पियन क्या है तो पता होना चाहिए, सबमरीन, ठीक। हाँ, राफेल M क्या है तो पता होना चाहिए कि फाइटर प्लेन। अगर कोई बोल दे राफेल M 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, आंसर है नो। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन दुनिया में 3 ही है, एक तो आपका 4 है एक्चुअली,
F-21 रैप्टर, F-35, J-35, सही है। इसीलिए मैंने बोला कि 3 है, क्योंकि ये J-35 को अभी चाइना ने लॉन्च करा, और एक है सुखोई का, सही, सुखोई मतलब ये Su-51 वो है। तो दुनिया के में अभी 4 जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। पहले 2 अमेरिका के पास हैं, आइडियली चाइना के पास भी 2 है, पर एक को लोग स्टेल्थ मानते नहीं, सही है। वो भारत वाले कह देते हैं ये तो हमारा सुखोई ही डिटेक्ट कर ले रहा, तो तुम्हारा क्या स्टेल्थ। तो एक जो अभी स्टेल्थ है उनका, उनको अभी दुनिया मान रही है, वो J-35 है, जो बिल्कुल F-35 की तरह दिखता है, और एक रशिया के पास। तो ऐसे 4 है। इंडिया कब तक डेवलप करने की वो बात कर रहा है, हम लोग AMCA के तहत डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम इसको डेवलप कर लेंगे 2032 में, मतलब 2032 से ये इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी की टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन डिले भी हो सकती है। दिसंबर 3, आज जो है दिसंबर 3, आज 2 इंपॉर्टेंट हम लोग दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो खेल संघ है वो पैरालंपिक्स के जो मेडल विनर्स है उनको काफी क्या दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है। तो ये इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी में ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसको आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 17th वाला, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज क्या होता है, ये देखिए, ये आपको ब्रिज दिख रहा है। अब आपने वो लंदन का ब्रिज देखा होगा, बड़ा फेमस है। वो क्या होता है, वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है, जैसे कोई बड़ा जहाज आएगा तो ये ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कई मूवीज में आपने देखा होगा, धूम मूवी में देखा है, जैसे वो वर्टिकली लिफ्ट हो जाते हैं, तो नीचे से जहाज निकल जाएगा। ये पहला वर्टिकल लिफ्ट है, ये वो ब्रिज है। ये बना है कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है पाम्बन, वहाँ है। अब पाम्बन क्या है, देखिए, एक तो रामेश्वरम है। रामेश्वरम आप जानते हैं, सही है। वो उधर रामायण में आपने देखा होगा, भगवान श्री राम ने शिवलिंग बना के श्रीलंका जाने से पहले प्रार्थना करी थी। वो जो शिवलिंग है वो रामेश्वरम का है। तो रामेश्वरम की फुल फॉर्म क्या है, राम के ईश्वर, ठीक, बस। अब इंडिया ने ये क्या करा है, ये पहला सी ब्रिज बना लिया है रेलवे का। तो आपको याद रखना है कि पाम्बन ब्रिज है, न्यू पाम्बन ब्रिज ये बना है, और इसकी एक खासियत है, ये क्या है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। आगे बढ़ते हैं 18, यूनेस्को डिक्लेयर वेस्ट बंगाल अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसे कुछ समझने का, कि यूनेस्को ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है किसको, आपके तमिलनाडु वो मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज टूरिस्ट डेजिग्नेशन, ठीक है, सॉरी डेस्टिनेशन, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं 19, थोड़ा से मेरे प्रोनाउंसिएशन को आप, ठीक है, इस पर भी मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलना होता है, क्योंकि 30 मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो 30 मिनट्स करें, ताकि आप एक बार बस उसको सुन लें, फिर पढ़ें तो आपको जल्दी से याद हो, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक। तो ये अब बाकी कॉन्सेप्ट आपके वो याद रहे। तो मैं चाहता हूँ वीडियो फास्ट बने। अब 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी आपको भी देखने में, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो जल्दी जल्दी में बोले, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। COP मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCCT। अब हो क्या रहा है, देखिए, दुनिया में जो डेजर्ट है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो सॉइल है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, तो डेजर्ट एक्सपेंशन होते जा रहे हैं दुनिया में। तो एक पूरी UN ने एक कन्वेंशन के तहत एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम UNCCT है। अब ये UNCCT की मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब ये COP क्लाइमेट चेंज का भी होता है, ये COP प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए भी। तो COP का मतलब जहां सारे देश मिलके बैठते हैं। अब यहाँ कितने वो देश मिलके बैठे हैं, 197, और ये हो कहाँ रहा है, रियाद में। तो आपको 2 चीज याद रखनी है, COP फॉर UNCCD वो किधर हो रहा है, रियाद में। 197 कंट्री, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, सिंपल, बस। और कुछ इसमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। तो अफ्रीका में तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरी एक वॉल बना रहे हैं पेड़ों की, ताकि डेजर्ट, सारा डेजर्ट इधर को ना आए। सेम चाइना में कर रहे हैं कि गोबी डेजर्ट ना फैले, सही है। तो ये सब काम कर रहे हैं। इंडिया में तो क्या अभी वो वॉल है, अरावली है ना बीच में, सही है। तो ये सब आगे बढ़ते हैं 20, RBI ने क्या करा है, देखिए, एक कंपनी है आप जानते होंगे, नावी फाइनेंस, सही है, नावी फिंसर। ये लोग क्या करते थे, लोन देते थे। इनके साथ 3-4 ऐसे और कंपनी है, ये लोग हाई इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन देते थे कई लोगों। तो कई लोगों ने इनकी कंप्लेंट कर दी, RBI ने भी इन्हें अपने ऑडिट में सही पाया कि हाँ ये महंगे में ही देते हैं। तो RBI ने इन पे बैन लगा दिया, बोला अब नए कर्जे नहीं देने। तो ये बैन लगा था अक्टूबर में, तो अब वो RBI ने लिफ्ट कर दिया। क्यों लिफ्ट करा, एक तो नावी ने उनको ये बोला है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम सारे कंप्लाइंस फॉलो करेंगे। और एक कंप्लाइंस का भी इशू था,
कंप्लाइंस मतलब आरबीआई ने क्या किया है, मैक्सिमम जो पर्सनल लोन है उसकी एक लिमिट सेट कर रही है। ऐसा थोड़ी कि आप कितने पे भी लोन दे दोगे, तो ये अब उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये देखो, ये अभी मामला गड़बड़ है, ठीक है, ये इशू है। तो अब ये इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो नावी फाइनेंशियल का याद रखिए, नावी फाइनेंशियल का जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो है सचिन बंसल। सचिन बंसल कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट की, मतलब फ्लिपकार्ट को के जो, मतलब फ्लिपकार्ट जो स्टार्टअप है उसके फाउंडर हैं, उनको वो स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये उसके फाउंडर, इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है। अच्छा, नावी फाइनेंस, ये फिनसर्व क्या है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट इज नॉट अ बैंक। ये क्या है? एनबीएफसी, ध्यान रखें। अभी मैंने आपको बोला था कि एक तो हम दिसंबर 3 में मना रहे हैं डिसेबिलिटी वाला डे, दूसरा आज के दिन है राजेंद्र प्रसाद जयंती। राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उनका आज जन्म हुआ था, हम उनकी जयंती मना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं, देश के पहले राष्ट्रपति है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। 22 एक अभी क्या हुआ है स्पोर्ट्स में, हम अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट चल रहा है। दो चीजें याद रखनी है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो सुपर 300 टूर्नामेंट है वो कौन से स्पोर्ट्स में होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बैडमिंटन। दूसरा ये याद रखना है कि पीवी सिंधु जो है वो वुमेन सिंगल में, लक्ष्य सेन जो है वो मैन सिंगल में उन्होंने टाइटल जीता है, ठीक। और जो हमारा क्या होता है, वुमेन डबल, मेन डबल, फिर मिक्स्ड डबल, तो वुमेन डबल में जो है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इन्होंने भी टाइटल जीत लिया। और ये जो इनका टाइटल है, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2009 के बाद हम जीते, वरना हम जीत ही नहीं पा रहे। ये हो गया। 23 पवन कंपली। पवन कंपली ने क्या किया है, ये नाम आप याद रखिएगा, पवन कंपली, ये जीत गए ई फुटबॉल। ई फुटबॉल में ये जीत गए, ठीक है। और ये जो गेम पूरा ऑर्गेनाइज करा था, ये एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स ने करा। ई स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल एक्चुअल नहीं, सही, कंप्यूटर, ये ध्यान रखिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। कोई आपकी अगर कोई और डिमांड हो तो भी वो मुझे बताइएगा कुछ, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगी? जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया है उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। 30 मिनट्स का टारगेट भी हमने अचीव कर लिया।